तो बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर के बारे में हम जानते हैं। और ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। ठीक है। और इसका जो कार्य है, ये प्रत्यावर्ती धारा के मान को कम या ज़्यादा प्रत्यावर्ती धारा की विभव को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण आपने पढ़ा है। अन्योन्य प्रेरण एक कुंडली के संपर्क में दूसरी कुंडली अगर रखी जाती है बहुत निकट, तो उस अवस्था में दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होता है। तो इस सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर काम करता है। और ट्रांसफार्मर जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अपचायी ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है उच्चायी ट्रांसफार्मर। तो अपचायी ट्रांसफार्मर क्या होता है? अपचायी ट्रांसफार्मर यानी स्टेप डाउन ट्रांसफर, डाउन यानी कम। ठीक है। तो इसकी अगर हम परिभाषा को देखें, यह उच्च विभव की निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को जो है क्या करता है, उच्च विभव की निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव की प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित या बदलने का कार्य करता है। इसी प्रकार से नंबर 2 हमारे पास है उच्चाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई यानी स्टेप अप करता है, यानी आपका क्या, यह निम्न विभव की प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव की निम्न या निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता। स्पष्ट है कि यहाँ क्या है, निम्न विभव है। और निम्न विभव का क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए उच्च विभव, निम्न विभव का उच्च विभव में परिवर्तन हो रहा है। इस प्रकार की ट्रांसफार्मर को हम कहते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर की अगर हम रचना देखें तो ट्रांसफार्मर देखें, ये जो है आपका जो पटलित भाग है, इनको एक के ऊपर प्लेटों को जो है एक के ऊपर एक रख करके बनाया गया है। और एक भाग जो है इसका प्राइमरी होता है, दूसरा भाग सेकेंडरी होता है। प्राइमरी वो भाग होता है जो मेन सोर्स से जोड़ा जाता है, और द्वितीय भाग जो है आपका उसके संपर्क में जो दूसरी कुंडली होती है उसे। अब देखिए, उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचायी ट्रांसफार्मर को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। उच्चाई ट्रांसफार्मर में आपने देखा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। जब फेरों की संख्या कम होती है यानी मोटे तार के इसमें जो फेरे हैं वो बनाए जाते हैं और फेरों की संख्या कम रहते हैं रखी जाती है, जबकि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। और अधिक जब होती है तो तार में फेरों की संख्या अधिक वाले भाग में पतले तार को हम यूज़ करते हैं, यानी पतले तार के अधिक फेरों वाली कुंडली इसमें होती है। इसी प्रकार से अपचायी ट्रांसफार्मर को तो अगर देखें तो अपचायी ट्रांसफार्मर यानी मेन सोर्स से जो प्राथमिक कुंडली है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है, तो पतले तार के जो है अधिक फेरों वाली एक कुंडली होती है। और द्वितीय भाग में जो है मोटे तार के कम फेरों वाली कुंडली होती है। इसमें देखिए बच्चों, इसमें नर्म लोहे की पत्तियों के एक के ऊपर एक जो है हम रख करके एक आयताकार या गोलाकार पटलित क्रोड इसमें होता है। और इसकी पत्तियों को एक के ऊपर एक यानी एक दूसरे से पृथक कर एक के ऊपर एक रखते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से थोड़ा सा संपर्कित नहीं होते, जिससे कि क्रोड में भंवर धारा का ह्रास जो है वो कम हो, यानी भंवर धाराएँ कम उत्पन्न हो। तो इसलिए जो है इसको पटलित किया जाता है। अब वैद्युत ऊर्जा द्वारा क्या होता है, वैद्युत जो ऊर्जा ह्रास है उसको हम वैद्युत ऊर्जा ह्रास को हम कम कर सकते हैं। तो इस क्रोड पर तांबे के तार के जो अलग अलग दो कुंडलियाँ होती हैं, और एक कुंडली को हम प्राथमिक कुंडली और दूसरी कुंडली को द्वितीय कुंडली कहते हैं। और अभी हमने पढ़ा उच्चाई ट्रांसफार्मर में मोटे तार के कम फेरों वाली कुंडली होती है, यानी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या यदि NP बोले हैं, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NS बोले, तो NP का मान NS से कम होता है किसमें, उच्चाई ट्रांसफार्मर। जबकि अपचायी ट्रांसफार्मर में क्या होता है, अपचायी ट्रांसफार्मर इसमें प्राथमिक कुंडली में पतले तार के अधिक फेरों वाली कुंडली होती है, और द्वितीय में जो है मोटे तार के कम फेरों वाले। इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ NP का मान कम था, लेकिन अपचायी में NP का मान NS से अधिक होता है।
तो देखिए कैसे काम करता है। प्राथमिक कुंडली को हम एसी मेन सोर्स से जोड़ते हैं और प्रत्यावर्ती धारा जब प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होती है तो उसके प्रत्येक चक्र में क्रोड जो है आपकी प्रत्येक चक्र में क्रोड एक बार एक दिशा में चुंबकित होती है तथा दूसरी बार दूसरी दिशा में चुंबकित होती है। तो अतः क्रोड में एक परिवर्ती जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और चूंकि दूसरी कुंडली भी उसी क्रोड पर लिपटी हुई है अतः क्रोड को बार बार चुंबकन और विचुंबकन होने की प्रक्रिया होती रहती है और इस कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है, यानी चुंबकीय फ्लक्स लगातार परिवर्तित होता रहता है। और अतः विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली में भी जो है उसी आवृत्ति का प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान द्वितीय कुंडली में दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या NP व NS के अनुपात पर निर्भर करता है। इसी प्रकार से हम देखें, माना प्रत्येक कुंडली में फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स phi b है, तब हम देखेंगे फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम है कि प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल EP = -NP d∅b/dt और इसी प्रकार द्वितीय कुंडली में ES = -NS d∅b/dt। अगर इनको हम समीकरण 1 और 2 का नाम दे दें तो स्पष्ट है कि 1 और 2 से हम देखेंगे कि ES/EP = NS/NP और आदर्श परिस्थितियों में जो विद्युत वाहक बल है कुंडलियों में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उनके विद्युत विभव या विभवांतर के बराबर होता है। इस तरीके से EP = BP व ES = VS होता है। तो हम इसको स्पष्ट है कि ES/EP = VS/BP = NS/NP = R, क्योंकि हम यहाँ पे देखें ES/EP यानी VP/ES यानी VS और ये EP यानी BP और NS है अपनी जगह पर, NP जगह, और इन दोनों का अनुपात जो है सेकेंडरी और प्राथमिक कुंडलियों के फेरों का अनुपात जो है वो उसके परिणमन अनुपात हम उसको कहते हैं। R को परिणमन अनुपात या ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कहते हैं और उच्चाई ट्रांसफार्मर के लिए इसका मान 1 से कम और ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए इसका मान 1 से अधिक और अपचाई के लिए इसका मान 1 से कम होता है। इसी प्रकार से यदि जो है ट्रांसफार्मर में किसी प्रकार का शक्ति ह्रास न हो, यानी जैसे भंवर धारा उत्पन्न होती है तो उसके कारण जो है आपका पूरा जो उसकी पटलित जो भाग है वो गर्म होता है, उसको गर्म रोकने के लिए हमने उसका कई एक के ऊपर एक दूसरी पटलित भाग को हमने बनाया है। तो उस अवस्था में ह्रास न होने पर प्राथमिक कुंडली में जो शक्ति जाती है वही जो है द्वितीय कुंडली से हमको प्राप्त होती है। इस अवस्था में VP IP = VS IS। इसी पर यहाँ पे हम देखेंगे अगर ये P पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल = पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल, इस तरीके से आप देखेंगे। तो VS/VP = IP/IS। इन सबको देखिए आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन रेशो से BS BP NS NP ES EP बराबर जो है इनके अनुपातों का जो भाग है वो बराबर होता है IP/IS और इसको जो है मान जो है किसके बराबर होता है, उसका परिणमन अनुपात के बराबर होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ट्रांसफार्मर द्वारा विद्युत वाहक बल में परिवर्तन होने पर धारा की प्रबलता में भी उसी अनुपात में विपरीत परिवर्तन होता है। यानी देखिए जो E और I का जो संबंध है वो किस तरीके से इन्वर्सली, यानी ES/EP = IP/IS यानी उसके विपरीत परिवर्तन होता है। और इसी प्रकार से ट्रांसफार्मर को जब हम यूज़ करते हैं तो ट्रांसफार्मर के कारण व्यवहार में ट्रांसफार्मर में जो है अनेक प्रकार की ऊर्जा हानि होती है और इसे हम टाल तो नहीं सकते लेकिन इसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं। एक तो तांबे में हानि होती है, लगातार तार गर्म हो रहा है तो गर्म होने से उसके तांबे में हानि होती है। इसी प्रकार से भंवर धाराओं में, यानी जब ट्रांसफार्मर लगातार गर्म होता रहेगा तप्त होता रहेगा तो उस अवस्था में भंवर धाराओं के कारण उसकी ऊर्जा जो है दूसरे
हम जो आउटपुट है उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे सही तरीके से, और उसका दुष्परिणाम हमको ये प्राप्त होगा कि वो गर्म होते ही, अधिक गर्म होने के कारण क्या होगा, तार को भी पिघला सकता है। इसी प्रकार से शैथिल्य हानि है आपकी, और शैथिल्य हानि आप भली भांति जानते हैं, धारणशीलता और निग्राहिता इसके अंतर्गत मौजूद होती है। और इसी प्रकार से फ्लक्स हानि कि जितनी अधिक जो आपका ट्रांसफार्मर के अंदर कॉइलें होती हैं, तो कॉइलों के कारण जो एक दूसरे के संपर्क में जो विद्युत चुंबकीय फ्लक्स होता है उसमें भी परिवर्तन होता रहता है। इसी प्रकार से ट्रांसफार्मर की दक्षता को अगर हम देखेंगे ईटा से दिखाते हैं, और दक्षता जो होता है क्या, आउटपुट बटे इनपुट, इनपुट पावर और आउटपुट पावर जो हमने यहाँ निर्गत शक्ति बटे निवेशित शक्ति का जो अनुपात है उसको हम इसकी दक्षता कहते हैं। और इसी प्रकार से VS/IS बटे BP/IP का जो अनुपात है इसको हम ट्रांसफार्मर की शक्ति की ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। दैट्स बच्चों, ये जो हमारा फिजिक्स विंग चैनल है इस पे आपको और भी वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। निश्चित है कि आपकी अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।